सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले क्लिप में हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दरमियान इख्तलाफात की खबरें अक्सर सुनी जाती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से हमेशा इन खबरों की तरदीद की जाती है। अभी शहबाज शरीफ साहब की सालगिरह के मौके पर उनकी भतीजी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़ा अच्छा एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने चचा को सालगिरह की मुबारकबाद दी और उसके जवाब में हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने रिप्लाई भी बड़ा अच्छा किया, बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया। लेकिन मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर साहब की जानिब से कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब की सालगिरह के मौके पर उनकी भतीजी ने उनको पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने ये बात क्यों कही, इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं या क्या रीजंस हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक क्लिप देख लेते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि शहजाद अकबर साहब ने ऐसा क्यों कहा कि चचा को पार्टी से निकाल दिया उनकी भतीजी ने। लगारी साहब, शहजाद अकबर साहब अंधेरे में तीर चला रहे हैं या फिर हकीकत में ऐसा है कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं? देखें, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब फिर कहता हूँ कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ना अलग हैं, ना अलग थे, ना कभी अलग हो सकते हैं। और दोनों चचा भतीजी ने जो एक दूसरे को ट्वीट किया है वो दोनों के दिल की आवाज़ है। और शहजाद अकबर जिनको चाचू कह रहे हैं वो चाचू का कचूमर निकालना चाहते हैं, उनके दिल में ये है। और ये कमेंट्स भी ठीक हैं कि जब बुरा वक्त आता है किसी पर भी, हम नहीं चाहते कि कभी भी इमरान खान साहब पर ऐसा बुरा वक्त आए जो पाकिस्तान के साबिक वज़राए आज़म, तमाम साबिक वज़राए आज़म के ऊपर आता रहा है। अल्लाह ना करे कि इमरान खान पर ऐसा वक्त आए, लेकिन अगर ऐसा वक्त आया तो उस तरफ की सफ़ों में जहाँ से तीर आ रहे होंगे, शहजाद अकबर कमान हाथ में लेकर तीर खींचकर इमरान खान की तरफ फेंक रहे होंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये जो बात उन्होंने कही है, आपको लगता है कि ये कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, मजाक है, इसको तो बिल्कुल मजाक ही समझना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? दोनों ने जो ट्वीट किया वो मैंने देखा है, और मरियम ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल दिल की गहराई से कहा है, और मियाँ शहबाज शरीफ ने जो जवाब दिया वो भी दिल की गहराई से। वो भतीजी और चचा का मामला है और दोनों एक ही पेज पर हैं। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ एक ही पेज पर हैं और एक दूसरे से पूछ कर ही आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे की लाइन के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। ठीक है नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म इमरान ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए कानूनी ज़राए इस्तेमाल करने की हिदायत की थी और कहा था कि अदालतों को मतलूब जो अफराद हैं उनको वापस लाना अब हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्या वाकई नवाज शरीफ साहब को वापस लाना इतना ही ज़रूरी है और क्या वो वापस आएंगे? इस पर बाबर अवान साहब क्या कहते हैं, आपको क्लिप में दिखाते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब की जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो काफ़ी कमज़ोर है और उनका अद्वियात की मदद से इलाज चल रहा है। तो लगारी साहब, ऐसी सूरत हाल में जो बरतानिया का कानून है वो क्या कहता है और कानूनी तरीके से नवाज शरीफ साहब की वापसी कितनी मुमकिन है? इस शौक ने सबको बातों में लगा रखा है। कोई नहीं, ना मियाँ नवाज शरीफ को ये वापस लाने के लिए इनको बेचैनी है, ना मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अगर इन्होंने वापस लाना होता तो यहाँ से भेजते ही क्यों? और पहले तो अरबों और खरबों की बात हो रही थी कि इतने की ज़मानत दें, और बाद में उन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उनको जाने दिया। ये नवाज शरीफ का मुल्क छोड़ देना उनके मफाद में था। और नवाज शरीफ की वापसी उनके मफाद में नहीं है। तो ये बात लोगों को खेल से लगाते हैं, बातों में लगाते हैं, और कोई बात नहीं है। बस खुश होते रहें सारे के सारे लोग, अच्छा वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ जब वापस आएंगे अपनी शराइत पर, अपने तय करदा हालात के मुताबिक और अपनी ही गेम के मुताबिक वापस आएंगे। वो किसी के गेम में या किसी की चाल में या किसी के फंदे में या किसी की जाल में नहीं आएंगे। सही। लेकिन लगारी साहब, जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के ज़रिए नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी, उसके हुकूमत पर क्या असरात पड़े हैं? हुकूमत अब भी कहती है और एक तरफ जो है वो ये कहती है कि हम एक पेज पर हैं, और दूसरी तरफ कोई और बात कहती है। पाकिस्तान के रियासती इदारों को क्वेश्चन किया जाता है, जो भी हमारे मुल्क के इंस्टीट्यूशंस हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अब ये जो मुलाकातें लीक हुई हैं उनके बारे में तो सवालात ज़ाहिर खड़े होंगे ना,
उन पर सवालात हो रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, लेकिन हुकूमत सिर्फ एक बात चाहती है कि बस खुदा करे कि वो वापस ना आए। सही, लेकिन लगाई साहब, वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर से अपने दो टोक मौक़िफ़ को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि करप्शन पर किसी को NRO नहीं दूंगा और अगर अपोजिशन इस्तीफ़े देती है तो उन सीटों पर हम दोबारा से इंतखाबात कराएंगे। आपको लगता है कि अपोजिशन इस्तीफ़े देगी? एक बात यह है कि NRO देने वाले ये कौन होते हैं, इनका क्या मकाम, क्या मनसब है कि ये NRO दें। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है और कल ही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि नैब जो है वो यकतरफा या मुतासिबाना इस किस्म का कि इस तरह का एहतसाब करिए जिससे खुद अदालतें मुश्किलात का शिकार हैं। तो एक ऐसे मुहतसिब इदारे का NRO वज़ीर आज़म कैसे देंगे और किस तरह से वो लोगों को इनकी जान बख्शी करवाएंगे, ये सब कुछ उनके अपने हाथ में भी नहीं है। उन्होंने बहरहाल एक काम किया था कि मुहतसिब आज़म के कुछ क्लिप्स चलवाए थे एक चैनल के ऊपर, तब से मुहतसिब आज़म जो हैं यकतरफा ट्रैक पर चल रहे हैं और उसी पर आगे बढ़े जा रहे हैं। ये मुल्क में अगर एहतसाब हो रहा होता तो मुहतसिब आज़म ना बच पाते। बहरहाल वो आज बचे हुए भी हैं, आज बड़े चौधरी भी बने हुए इनकलाब के और एहतसाब के, वो एहतसाब नहीं हो रहा है। बहरहाल ये एक खेल हो रहा है और तमाशा हो रहा है। सही। नाज़रीन, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की हैं जिनकी अपने खिलाफ 3 ज़िमनी रेफरेंसेस खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद हो गई है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि उन पर बहुत जल्द फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। इस पर क्लिप देखते हैं, फिर बात करेंगे। पार्क लेन, मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्ठा वाटर सप्लाई, ये 3 केसेस हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। लगाई साहब, अगर साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो पीपल्स पार्टी के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो सकती है? फर्द जुर्म आयद होने का क्या मतलब है कि सज़ा हो गई है? फर्द जुर्म बहरहाल साहब इस दफ़ा थोड़ी हुई है। कत्ल के उनके ऊपर मुकदमात हुए और उन पर फर्द जुर्म आयद की गई। बड़े बड़े मेगा स्कैंडल बनाए गए और उन स्कैंडल्स के बारे में ये मीडिया और साबिक वज़ीर आज़म मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ ये सब मिलकर एहतसाब करते रहे। 1990 से लेकर अब तक पिछले 30 साल के अंदर जो है वो एहतसाब होता रहा है, मुकदमात बनते रहे हैं, सारे मुकदमात खारिज हुए, किसी एक मुकदमे में उन्हें सज़ा नहीं हुई है। आगे भी ये देखें कि जो रेफरेंसेस बन रहे हैं, ये चीज़ें बन रही हैं, इनके अंदर से क्या निकलता है, क्या चीज़ है, इल्ज़ामात क्या हैं, सबूत क्या हैं, शवाहिद क्या हैं। दास्तान लिखने को, एक मैं दास्तान लिखता हूँ वो सुना दूंगा, वो दास्तान तो हकीकत नहीं हो जाएगी, फिक्शन तो फिक्शन ही रहेगा। अब तक ये सारा कुछ फिक्शन है, जो हो रहा है इसको चला रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि पीपल्स पार्टी के लिए आने वाले दिनों में किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं है? मुश्किलात क्यों नहीं है? मुश्किलात रही है ना। वो उसको 12 साल बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी सजा के, बगैर किसी अदालती फैसले के 12 साल तक जेल में रखा गया और जेल भी ऐसी थी कि जिसके अंदर रहना जो है किसी आम आदमी के बस में नहीं है। वो शदीद किस्म की ज़हनी दबाव में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी नहीं तंग नहीं किया गया। मैंने खुद देखा था जब एक दफ़ा वो लाहौर एयरपोर्ट से बाहर उनको लाया गया था तो उनके साथ जो तकरीबन 120 पुलिस की गाड़ियां चल रही थी और वो एक एम्बुलेंस में सफ़र कर रहे थे और एम्बुलेंस में भी ऐसी थी जिसके अंदर AC तक नहीं था। इस तरह के हालात हमेशा रहे हैं उनके साथ, कोई नई बात नहीं है। जेल उनके लिए नई बात नहीं है, चलती रहेगी ये जेल। पहले उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ की जेल देखी, अब उन्होंने इमरान खान की जेल देखी है, देख रहे हैं। वो पहले भी गए हैं जेल में, अब तो वो पहले कह चुके हैं कि सबसे पहले मुझे जेल में डाला जाएगा। और फिर मौलाना से सिफारिश की थी कि मौलाना साहब जेल में तो पूछने के लिए आना, ये मौलाना की मर्जी है। ठीक है नाज़रीन, अब कुछ कोरोना वायरस बात कर लेते हैं। दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर के तबाहकुन असरात जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल कदरे बेहतर हो गई है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। इस पर क्लिप देखते हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान में भी कोरोना के केसेस में कुछ इजाफा देखने में आ रहा है। तो लगारी साहब, इसका ये मतलब है कि एहतियात अब भी ज़रूरी है, लेकिन आपको लगता है कि एहतियात की जा रही है? एक तो ये कि लोग वो एहतियात नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में हुकूमत ने SOPs दी हैं। और हुकूमत के बहुत से मामला थे, इसलिए कि हुकूमत चाहती थी कि कारोबार जो ज़िंदगी है वो भी चलता रहे और कोरोना के साथ हम मिलकर रहना सीखें कि कोरोना भी रहे और हम भी रहें। ये दोनों चीज़ें मिलकर होनी चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ के अपना मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के इस नुक्ता नज़र से बहुत से लोगों ने इख्तलाफ किया, हम भी इख्तलाफ करने वाले लोगों में शामिल थे। मगर नतीजा ये हुआ है कि कोरोना का जो तेज़ी से फैलाव हो रहा था अब वो नहीं रहा है और उस तरह से शरह अमवात भी नहीं हुई हैं। अब एक दफ़ा फिर दुनिया भर में ये लहर आई है और उसने अपने असरात दिखाना शुरू कर रहे हैं। और पहले जो शहर निशाना बने थे बरतानिया और स्पेन और इटली और फ्रांस, अब दोबारा वो चले गए हैं कोरोना की लपेट में।
इसी तरह से अगरचे चीन में हालात बहुत बेहतर हुए हैं, लेकिन ख़तरात वहाँ पर भी मौजूद हैं। और अमेरिका में तो अभी तक खतरात टले भी नहीं है अच्छी तरह से कि वहाँ पर। और भारत एक बहुत बड़ा वो हो गया है जहाँ पर जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद कुछ ही शायद दिनों में, हमारी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन वो 1 करोड़ तक पहुँचने वाली है जो मुतासर हुए होंगे। और वहाँ अमवात भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। पाकिस्तान में ये सूरत हाल नहीं है। इसको आप कुदरत का एक मेहरबानी समझ लें, अल्लाह ताला का कोई वो समझ लें, आप अपनी इम्यूनिटी का भी कोई कमाल समझ लें, लेकिन हमारी इम्यूनिटी और इंडिया की इम्यूनिटी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हो सकता है। लेकिन क्या वजह है कि भारत में केसेस इतने ज़्यादा हैं? असल में मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ें हैं, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें फ्री हैं। पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ों पर पाबंदी है, वहाँ बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वहाँ इस्तेमाल करने में कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा। बहुत सी जो अननेचुरल चीज़ें हैं वो भारत में होती हैं, पाकिस्तान में नहीं होती हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी बहुत से मामलात में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। और ये नहीं है कि हुकूमत की सतह पर, लोग अपनी सतह पर भी ख्याल रखते हैं। देखें छोटे छोटे नहीं, किसी भी तादाद में अगर ऐसे वाक़यात होते हैं जो नेचुरल नहीं होते हैं तो उस पर सोसाइटी रिएक्ट बहुत ज़्यादा करती है और शदीद नाराज़ होती है इस सारे सूरत हाल पर। तो मेरे ख़्याल में कि कुछ हमारी अपनी नेचर्स, अपनी हमारी जो आदतें हैं वो भी चीज़ों को बेहतर करती हैं। वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचर के बरक्स हैं, जो फितरत के बरक्स हैं, जो डिवाइन चीज़ें होती हैं उनके बरक्स हैं। बहुत सी डिवाइन चीज़ें जो तय कर ली गई हैं बहुत से लोगों की तरफ से, वो गलत भी हो सकती हैं, लेकिन नेचर जो है वो अपने आप से क्लोज रखती है उन लोगों को जो नेचर के करीब रहते हैं। तो वो रिटिलिएशन नेचर का हमारे यहाँ भी हुआ, लेकिन इतना शदीद नहीं हुआ है। लेकिन अब भी हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हुकूमत की तरफ से शायद न कहा जाए, या हुकूमत की तरफ से हर टेलीफोन कॉल पर तो ये कहा जाता है कि जनाब ज़रा एहतियात कीजिए, बड़ी मेहरबानी कीजिए, SOP पर ख्याल कीजिए। SOP पर आज तक किसी ने भी ख्याल नहीं किया है। हुकूमत भी तो SOPs पर अमल दरामद के लिए कोई निगरानी कोई रखे ना, हुकूमत की तरफ से भी तो ऐसी कोई निगरानी। मेरे ख्याल में हुकूमत को इसकी परवाह नहीं, वो समझ रहे हैं कि हम निकल चुके हैं ना इस सारी सूरत हाल से, तो अब कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की सोसाइटी सेफ है, ये हुकूमत का अपना ख्याल है। सिंध में अभी केसेस फिर से सर उठा रहे हैं और अमवात भी हो रही हैं। मेरे ख्याल में सिंध इस तरफ को जाएगा। तालीमी इदारों के बारे में जो फैसला किया गया उस पर भी सिंध आगे की तरफ बढ़ेगा। हम नहीं चाहते हैं कि बच्चों का नुकसान हो और उनकी तालीम का नुकसान हो, किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन देखें दुनिया का साथ हो रहा है ना, सारी दुनिया इससे फेस कर रही है सूरत हाल को। अच्छा, हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं थी, बड़े तालीमी इदारों की थी कि वो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे थे। अब सरकारी स्कूलें जो है लाखों की तादाद में सरकारी स्कूल, वहाँ पर तो इस तरह की फैसिलिटी नहीं है कि बच्चों को आप ऑनलाइन एजुकेशन दें, ऑनलाइन एग्ज़ाम लें, ऑनलाइन सारा कुछ करें। तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। हमारे सरकार और हमारा एक बड़ा हिस्सा आबादी का जो है वो सरकारी स्कूलों में जाता है, सरकारी तालीमी इदारों में जाता है। तो उसको तो ये सारी सूरत हाल, अगर वो स्कूलों में जाते हैं तो ये सूरत हाल फेस करना पड़ सकती है। डिपेंड करता है कि हुकूमत क्या फैसला करती है और लोग उसको कैसे फॉलो करते हैं। लोगों को खुद भी एहतियात करनी होगी। नाज़रीन, हमें ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल जनरल असम्बली से खिताब किया, मकबूजा कश्मीर के इशू को एक दफ़ा फिर से हाईलाइट किया और दुनिया को भारत का मकरूर चेहरा दिखाया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक साहिबा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जनरल असम्बली से खिताब किया और दुनिया को भारत का मकरूर चेहरा दिखाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है और भारत जो है वो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दबा रहा है। मशाल मलिक साहिबा हुर्रियत रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मशाल मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कहिएगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक दफ़ा फिर से जनरल असम्बली के इजलास में खिताब किया, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए एक बार फिर से कश्मीर का मसला उठाया। आपके ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जो तकरीर थी वो कितनी मौसर और जानदार थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि उनकी जो स्पीच थी वो मल्टी डायमेंशनल थी। उन्होंने इंटरनेशनल रीजनल डायनामिक्स को बहुत अच्छी तरह टच किया और पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट दी, चाहे वो
इकोलॉजी की बात हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग की हो, चाहे वो कोरोना की बात हो, चाहे वो रीजनल पीस की बात हो, अफ़गानिस्तान की बात हो, पैलेस्टाइन की बात की इंटरनेशनली, यूएन के जो एजेंडाज़ पे, और सबसे बढ़ के जो उन्होंने इंडिया पाक रिलेशनशिप्स के साथ साथ जो कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने पेश किया, और जिस तरीके से उन्होंने बयान किया जो कश्मीरियों के ट्रू सेंटिमेंट्स हैं कि उनकी मर्ज़ी के बगैर उनका कोई फ़ैसला नहीं हो सकता, यूएन की करारदादों के मुताबिक ये फ़ैसला होना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने आरएसएस की जो हिस्ट्री है वो बताई, और जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको उसका जो इंस्पिरेशन है वो हिटलर से है। तो मैं समझती हूँ, मैं पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुकी हूँ कि रूट कॉज एक तो सबसे बड़ी यही है कि जो हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल लॉ, यूएन की रेजोल्यूशंस की वायलेशंस की है, कि इसके अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन आनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से टू पुट इंडिया अंडर इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशंस। और उसके साथ साथ जो आरएसएस की बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, इनको मैं मज़ीद कहूँगी कि इस पर फॉलो अप यही हो सकता है, जो बेस्ट तरीका है फॉलो अप का, कि आरएसएस को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कराया जाए इंटरनेशनली, जो ऑलरेडी सैफरॉन टेरर के टाइटल से सीआईए ने उसको ये लेबल दिया हुआ है, और ये बहुत सी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में ओवर द डेकेड्स इन्वॉल्व रहे हैं, मेगा टेररिस्ट एक्टिविटीज़, चाहे उसके अंदर गुजरात की किलिंग्स हों, चाहे सवाल ये था कि क्या आप 5 लाख मुसलमानों का, ये सवाल ये था कि क्या आप मुतमईन हैं, मुकम्मल तौर पर कहा जा सकता है कि ये एक जामे तकरीर थी, या इसमें कुछ और चीज़ों का एडिशन होना चाहिए था? आपका ख्याल क्या है? देखिए, उन्होंने सारे पॉइंट्स को टच किया है। डेफिनेटली उनकी इस्तीफ़ा की जो स्पीच थी कंपेयर टू हिज लास्ट स्पीच, उसकी ड्यूरेशन कम थी और बहुत ही टू द पॉइंट थी। पिछली एक पैशनेट अपील थी, इस्तीफ़ा उसके साथ साथ एक रियलिस्टिक अप्रोच भी थी, और उसके अंदर मैं समझती हूँ कि पॉलिसी स्टेटमेंट को फॉलो अप करना जो सबसे मेन काम है यूनाइटेड नेशंस का, कि एक साल में उन्होंने कितना आवाज़ उठाई है कश्मीर के मुकदमे के हवाले से, और क्या क्या इकदाम आगे उठाने चाहिए, वो डिमांड होनी चाहिए पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस की तरफ से। आप जो कह रही हैं ये बहुत अहम बात है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और कश्मीरियों की तरफ से और दुनिया भर के इंसाफ पसंद लोगों की तरफ से ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान बीजिंग, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, मॉस्को, सिडनी, पेरिस, ब्रसेल्स, बर्लिन, मॉन्ट्रियल और इस तरह के दीगर बड़े जो दारुल हुकूमत हैं दुनिया के, यहाँ पर कश्मीर डेस्क, अपने सफारत खानों में वहाँ कश्मीर डेस्क काम करे, जहाँ से रेगुलरली एक आवाज़ उठाई जाए और जो दुनिया तक पहुँचाई जाए कि कश्मीरियों के इश्यूज़ क्या हैं और उनकी स्ट्रगल की नोयत क्या है और वो किन बुनियादों पर आज़ादी की बात कर रहे हैं, वो इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये सारी सूरत हाल बताने के लिए हम दुनिया के बड़े मराकज़ की तरफ रुजू नहीं कर रहे। क्या इस पर बात होनी चाहिए? एब्सोल्युटली। देखिए, परमानेंट 5 जो ममालिक है जिनके पास वीटो पावर है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उनको इंगेज करना, उनके अंदर लॉबी करना, उनकी फॉरेन रिलेशंस कमेटी, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, उन ममालिक के जो टॉप के पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक्स हैं उनके अंदर वफ्द भेजना, वहाँ पे पाकिस्तान की जितनी हाई कमीशन हैं उनका लॉबी करना। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो डिप्लोमेट्स हैं इंटरनेशनल मीडिया पे जिन जिन ममालिक में वो हैं वो उनको इंगेज करें, वहाँ पे लॉबी करें, वहाँ जाके अपना ओपिनियन जो है पाकिस्तान का और कश्मीरियों का बताएं, और जिन जिन ममालिक में ये हैं ये इंगेज करें और ज़्यादा तौर पे कश्मीरी डायस्पोरा को अपने साथ मिलाएं, पाकिस्तानी डायस्पोरा को, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को इंगेज किया जाए, क्योंकि ये एक मुसलसल जद्दोजहद है। डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाए इंटरनेशनल लेवल की, पाकिस्तान की हुकूमत इनको प्रमोट करे, ह्यूमन राइट्स का जो अब्यूज़ हो रहा है, जो यूनाइटेड नेशंस की जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं पिछले 2 सालों में, और अब भी जो यूएन की जो ह्यूमन राइट्स की कमिश्नर हैं, जिस तरह उन्होंने खोल के ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात की है, फिर वहाँ के यूएन के प्रेसिडेंट मिस्टर वॉल्कर ने, और फिर जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने जो सपोर्ट किया है कश्मीरियों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को, इसको मज़ीद बनाएं। और मैं इस वक्त अर्जेंटली वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ ही में मेरा ख्याल है कि ये इस बात की ज़रूरत है, जिन आपने उन ममालिक का जिक्र किया है जो एटमी ताकत हैं या जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उन ममालिक के कैपिटल्स में
इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार्स हूँ जहाँ पर कश्मीर के दोनों बाजू जो हैं वहाँ से लीडरशिप को बुलाया जाए और उनको पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाए और इशू पेश करने के मौके दिए जाए और पाकिस्तान होस्ट बने इन तमाम कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार्स का, ताकि मसला जो है वो दुनिया के सामने और आगे बढ़े। आप समझते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं और मीर वाइज उमर फारूक हैं और यासीन मलिक साहब हैं, आप हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, अली गिलानी साहब हैं, यासीन मलिक साहब का जैसे मैंने अर्ज़ किया वो हैं, तो इन सबको बुलाया जाए और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाकर ये बताएं कि कश्मीर के ग्राउंड सिचुएशंस क्या हैं, क्या इस तरह से हो सकता है या इस तरह की तजवीज़ दी जा सकती है। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्रिंसिपल पार्टी है, जो कश्मीरी हैं, स्पेशली ख़ास तौर पे जो हुर्रियत रहनुमा हैं, इनको वहाँ से निकाला जाए, जेलों में से उनके लिए कैंपेन कराई जाए पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज़ के लिए। क्योंकि देखें, आप एक स्पीच के अंदर सारी बातें तो कर नहीं सकते डिटेल के अंदर, मगर पॉलिसी दे सकते हैं जो उसके बुलेट पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर उन्होंने रिलीज़ ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, रिलीज़ ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स की बात की है और वहाँ पे जिस तरीके से ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, वहाँ पे एक एथनिक क्लेंजिंग, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, ये जेनोसाइड जो एक हाईएस्ट क्राइम है दुनिया के अंदर। तो अब मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान की सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ये लॉबी और कोशिश करनी पड़ेगी इंटरनेशनली कि यूएन की रेजोल्यूशंस वहाँ पे एडवोकेट किया जाए, कि पास कराई जाए सिक्योरिटी काउंसिल से, ताकि हिंदुस्तान को उस रेडार में पुट इन किया जाए इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशंस, जिसके तहत उन पे इकोनॉमिक और डिफेंस सैंक्शंस लगाई जाएं, क्योंकि वो बिगेस्ट वायलेटर्स हैं इस टाइम पे ह्यूमन राइट्स के। और जिस तरीके से उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर चल रहा है और जिन ममालिक से उनका डिफेंस ट्रेड चल रहा है, उन ममालिक के अंदर लॉबी की जाए कि ये एक निहत्ती कौम पे यूज़ किए जा रहे हैं वेपन्स, चाहे वो पेलेट्स हैं, चाहे वो शूटर गन्स हैं, चाहे वो ग्रेनेड अटैक्स हैं। इतनी हाईएस्ट मशरूम ग्रोइंग ऑक्यूपेशन है हिंदुस्तान की, इन पे बैन लगाया जाए कि वेपन ट्रेड यहाँ ना हो, क्योंकि ये एक निहत्ती कौम को जो इलीगल है, टोटली इलीगल है जो यूज़ किया जा रहा है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जाएं, क्योंकि जो मुल्क खुद सबसे बड़ा जो आरएसएस का फॉलोअर है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, वो कैसी इकोनॉमी के उनको राइट्स कैसे मिल सकते हैं जब पूरे वो रीजन की इकोनॉमी तबाह करें। ट्रिलियंस का नुकसान हो रहा है रीजन में, इंस्टेबिलिटीज खास तौर पे मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस तरह इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, उनके सारे सोशल रिलीजियस राइट्स सारे के सारे छीन लिए हिंदुस्तान में। बिल्कुल। मशाल मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया। मशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान साहिबा ने अब हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा आपके कीमती वक्त का। शहरी रहमान साहिबा, कहिएगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कल खिताब किया जनरल असम्बली से और उन्होंने बड़ी टू द पॉइंट स्पीच की है। उन्होंने जो पॉइंट्स रेज किए, आपके ख्याल में उनकी तकरीर मौसर और जानदार थी या फिर कुछ और भी ऐड करने की ज़रूरत थी? शहरी रहमान साहब, आप हमें सुन सकती हैं? गालिबन हमें आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही। लगारी साहब, वज़ीर आज़म ने कल जो तकरीर की, बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी तकरीर थी और पिछले साल जब उन्होंने तकरीर की थी उसके बाद बड़ी वाह हुई थी, आपको अगर याद होगा। आपके ख्याल में एक साल उस तकरीर की वाह हुई, एक साल उस तकरीर की वाह होगी और अमली तौर पर क्या काम हुआ, ये हमें सोचने की बात यह है कि आप साल में एक मरतबा जनरल असम्बली में एक शानदार तकरीर करें और कहें कि जनाब ये इंडिया ये जुर्म कर रहा है, ये जुर्म कर रहा है, कश्मीर के अंदर ये मजालिम हो रहे हैं, ये मजालिम हो रहे हैं, और साल बाद उसके बाद जो है उसका कोई फॉलो अप ना है। अब दुनिया के पास ना जाएं, दुनिया के अहम ममालिक के पास ना जाएं, आप उन ममालिक के पास ना जाएं जो सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबरान हैं। कश्मीर का इशू जो है दोबारा किसी फोरम पर ना उठे तो फिर जाहिर है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि जनाब सब काम हो गया और वज़ीर आज़म ने सारे मसाइल हल कर दिए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो इस तरह से नहीं कहा जा सकता है। और अगर वज़ीर आज़म इसका फॉलो अप भी करें तो हो सकता है। बिल्कुल। शहरी रहमान साहिबा ने हमें फिर से ज्वाइन किया है। शबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल जनरल असम्बली के इजलास में जो तकरीर की, आपके ख्याल में वो कितनी जानदार और मौसर थी? आपके क्या कमेंट्स हैं उस तकरीर के बारे में? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि तकरीर में कोई ऐसी बात थी जो रिवायती नहीं थी, मतलब बिल्कुल ही रिवायती तकरीर थी। अफसोस से मैं कहूँगी, और एक ये भी सही बात होगी कहना कि तकारीर जो होती हैं वो एक हद तक ही आती हैं, खासतौर से अब आजकल जो ऑनलाइन माहौल है उसमें तो और भी कम
का असर होता है, इसलिए वहाँ जाने से कोई साइडलाइन मीटिंग्स वगैरह से इम्पैक्ट शायद हो। लेकिन देखिए, तकरीर करना और फिर भूल जाना कोई फायदा नहीं है। आप कितनी भी मौसर तकरीर कर दें, कितना भी दुनिया को याद दिला दें कि हिंदुस्तान क्या क्या जुल्म कर रहा है और कितना वो इतना आर्मी सतह पर मुजरिम है, और लेकिन अगर आपकी कोई फॉलो अप नहीं होगी सफारतकारी में और आपकी पॉलिसी में, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। आप तकरीर करके भूल जाएं। ये तो अब ये तकारीर से आगे अगर आपने नहीं जाना है तो फिर जितनी भी आप इस तरह की बातें करेंगे वो कागजी कार्रवाई समझी जाएगी ना। अच्छा शेर रहमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर समेत पाकिस्तान के तमाम इश्यूज पर एक स्टेक होल्डर है पार्टी, और पार्टी के बड़े स्टेक्स हैं तमाम इश्यूज पर। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुनिया के बड़े मराकज़ में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, लंदन में, पेरिस में, ब्रसल्स में या बीजिंग में, मॉस्को में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑन कश्मीर करे या इंटरनेशनल सेमिनार्स ऑन कश्मीर करे? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक पार्टी के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज खुद ये फैसला करे कि हम लंदन में इंटरनेशनल सेमिनार कराएंगे ताकि दुनिया की तवज्जो कश्मीर के मसले पर जाए और दुनिया जाने के इंडिया जो है कश्मीर में क्या कर रहा है? क्या इस तरह की किसी तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी को? पॉलिटिकल पार्टी लगारी साहब, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जब करती हैं तो वो रियासत का उस पर असर नहीं होता है। रियासती और हुकूमती जो एक जदोजहद होती है या कोई भी तहरीक चलाई जाती है, चाहे वो वेबिनार्स या सेमिनार्स के जरिए हो या वो किसी और किस्म की सफारतकारी के जरिए हो। हुकूमत ने नहीं किया। मेरा अर्ज करना ये था कि हुकूमत तो नहीं कर रही है, फॉलो अप नहीं करती। एक शानदार तकरीर आपने कर दी और यूनाइटेड नेशन में आप जनरल असेंबली में तकरीर कर गए, उसके बाद भूल गए, फॉलो अप कुछ नहीं हुआ। ना फॉलो अप में कहीं पर कश्मीर डेस्क बनी, ना फॉलो अप में हिंदुस्तान ने अपना रद्द-ए-अमल दे भी दिया और उसको मतलब आप एक सर्द खाने में चली जाएगी ना, वो बस रिकॉर्ड में चली गई। और नहीं, अगर आगे क्या मेरी तजवीज़ इसलिए ये मेरी गुजारिश ये थी कि अगर इस सर्द खाने से निकालने के लिए पीपल्स पार्टी अपना मरकजी रो, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के इश्यूज में पीपल्स पार्टी एक स्टेक होल्डर पार्टी है, तो उसको खुद ये इश्यूज दुनिया के सामने रखने चाहिए। नहीं, वो तो हम कर ही रहे हैं नगारी साहब, शायद आपको पता नहीं है। हम जो हमारी खारजा पॉलिसी के में कमेटीज में लोग हैं, मतलब मैं तो ऑलमोस्ट अब हर हफ्ते यूके पार्लियामेंटेरियंस और ईयू पार्लियामेंटेरियंस के साथ वेबिनार पे होती हूँ कश्मीर के हवाले से। वो मेरे आप उस पर भी देख लीजिएगा, सोशल मीडिया फीड पे भी आपको मिलेगा। और उनसे मरासिम भी बढ़ाए हैं हमने, जो हमारी डायस्पोराज हैं उनके जरिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। ये काम तो हम करेंगे क्योंकि मुझे नहीं नजर आता कि कोई और कर रहा है। ठीक है, अब कुछ शहरी रहमान साहब मुल्की सियासत की बात कर लेते हैं। शेख रशीद साहब आजकल बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं और उन्होंने नवाज शरीफ साहब से 10 सवालात भी किए हैं। अपोजिशन के बारे में उन्होंने ये कहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो हो गई, लेकिन ना तो अपोजिशन इस्तीफे देगी ना ही वो सड़कों पर आएगी। शेख रशीद साहब के इस तरह के जो बयानात हैं उन पर आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं इनके बयानात पर सॉरी टू से मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, शायद दूसरों से बात हुई है। मैं इस किस्म की गुफ्तगू और बयानात पर कुछ मैं इनका जवाब नहीं देती, ना ये मेरा लेवल है। जहाँ तक आप अगर सवाल करें मुझसे कि आप क्या मौसर आगे जाके रद्द-ए-अमल होगा, क्या आपकी स्ट्रेटजी है। लेकिन शहरी रहमान साहब, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो लाएअमल तय किया गया है, सड़कों पर आने की भी बात की गई है, उस पर अमल दरामद होगा? क्योंकि शेख साहब, मैं ये आपने कहा कि आप कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन शेख साहब ये कह रहे हैं कि इस पर कोई अमल दरामद नहीं होगा, सड़कों पर कोई भी नहीं आएगा। नहीं, वो तो फिर उनकी अपनी ख्याली पुलाव है कि उनकी खुद की सोच है कि ऐसा नहीं होगा। वो पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं और ये तो एक फजूल में अहमकों का बनाते जा रहे हैं, जिसे कहते हैं जन्नत। लेकिन अब जो भी तहरीक अनाउंस होती है वो तो स्टेजेस में, और उसका एक ढांचा पूरा अगले हफ्ते इंशाल्लाह मीटिंग्स होंगी। वो जो अब इसमें हमारी एग्जीक्यूटिव या स्टीयरिंग कमेटी होगी, बनती है, वो सब करना काम शुरू करेंगे और आप देख लेंगे कि ये मोमेंटम पकड़ेगी। कोई एक दिन में आप हर अपना पत्ता नहीं खेल देते ना। आपने एक अगर इसको तहरीक बनाना है तो आप उसे एक तसलसल से और तरतीब से, और बहुत सारी पार्टीज हैं, नजरियाती फर्क भी है सबका, उनको साथ लेके चलना होता है। उनकी राय से, उनकी मुशावरत से ये आगे बढ़ेगा। जो भी है प्लेटफॉर्म तो बन गया है,
अब उनको उनकी नींदें हराम हो रही हैं, फिर वो इस तरह गैर मुनासिब से अच्छे रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि हुकूमतों को इस तरह बात करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हम तो कहते थे जब अपोजिशन बात करता है तो हम तो कहते थे अपोजिशन का आईनी हक है कि वो पुरअमन मुजाहिरे करे, मुझे अभी तक याद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीफा हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ब्रेक की जानिब बढ़ना है और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्क में बच्चों और बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। इस पर लगारी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे मुल्क भर में बच्चों और बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात तशवीशनाक हद तक बढ़ गए हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस के इब्तदाई 6 माह के दौरान 8 से ज़ायद बच्चों से रोज़ाना की बुनियाद पर जिनसी ज्यादती की गई। लगारी साहब, इस किस्म के जो वाकयात हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, आपके ख्याल में इसकी वजूहात क्या हैं? एक तो समाजी वजूहात हैं। सीधी बात यह है कि हमारी सोसाइटी मुसलसल एक जबर का शिकार चली आ रही है पिछले 40-45 साल से ज़्यादा अरसे से। एक मार्शल्लाह, फिर दूसरा मार्शल्लाह, और उसके बाद दहशतगर्दी, उसके बाद जो है सोसाइटी पर दबाव, खौफ, दहशत। अब सोसाइटी सहम चुकी है, सोसाइटी के अंदर से जान निकल चुकी है। सोसाइटी इस तरह की नहीं है जो रिटिलिएट करती हैं। सोसाइटी डेमोक्रेटिक अंदाज में, ये नहीं है कि जनाब कानून को हाथ में लेकर वो एहतजाज करें। एक कानूनी एहतजाज करने के ज़राए मसदूद कर दिए गए, जिसकी वजह से जो है इस तरह के गैर कानूनी इक़दामात पर भी लोग शुजदा रह जाते हैं। लोग एक दूसरा तरीका क्या होता है, फिर कानून का गलत इस्तेमाल होता है, कानून के मुताबिक नहीं होता है। एक शख्स जुर्म करता है, वो अपना अगर दौलत का इस्तेमाल करे, पैसे का इस्तेमाल करे, तो वो जुर्म रजिस्टर्ड ही नहीं होता है, कानून बंद, उसके कानून का कोई अमल ही नहीं होता है। बाद दफ़ा ऐसा भी होता है, मैंने खुद देखा था, एक शख्स बुरे तरीके से रो रहा था, उसके साथ एक जेल का सुप्रिटेंडेंट भी रो रहा था। वो कहता मेरे 60,000 नहीं थे मेरे पास, अगर 60,000 रुपये मेरे होते, मैंने जुर्म नहीं किया, लेकिन दफ़ा दहशतगर्दी की इसलिए लगाई गई है कि मेरे पास 60,000 नहीं थे, अगर 60,000 रुपये मेरे पास होते तो ये दफ़ा न लगती और अब यकीनन मुझे सजाए मौत होगी और मुझे गलत तौर पर फंसाया गया। ये टोटल गलत था और सुप्रिटेंडेंट जानता था कि ये जो है ये उसके साथ ज्यादती हुई है उस बंदे के साथ। कानून का गलत इस्तेमाल पुलिस करती है, कानून का गलत इस्तेमाल वो लोग करते हैं जिनके हाथ में कानून होता है, जो कानून को खिलौना समझते हैं, कानून को जो है वो मोम की नाक समझते हैं, जिस तरह चाहे मरोड़ दें। क्या होता है इन्वेस्टिगेशन में, प्रोसिक्यूशन में, ट्रायल में, शहादतों में किस तरह से चीज़ों को ख़राब किया जाता है और अंजाम कार ये होता है कि लोग बड़े बड़े जुर्म करने के बाद भी रिहा हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं और छूट जाते हैं। और जब अदालतें किसी को बरी करने का फैसला करती हैं तो पता चलता है कि इसको तो पहले सजा हो चुकी है, वो बंदा पहले ही फांसी चढ़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट बाद में फैसला करती है कि नहीं ये तो बेगुनाह था। ठीक है, फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन फुल मुतहरिक है और कुछ ना कुछ अब करके ही रहेगी हुकूमत के खिलाफ? मेरे ख्याल में कल जो हैदरी साहब ने इंकशाफात किए हैं वो मुझे नहीं मालूम है कि इतने अरसे के बाद, बड़ी मुद्दत गुजरने के बाद वो कोई मुलाकात हुई और उस मुलाकात के मंजरजात सामने लेकर आए हैं। तो ये एक पैदा हुई है, एक सूरत हाल ऐसी पैदा हुई है जिसमें कोई सनसनी सी पैदा हो चुकी है। अब देखना यह है कि इसको पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की अपोजिशन इन चीज़ों को किस तरह से डील करती है। लेकिन बहरहाल अब सोचने का वक्त ये है कि हम कहाँ जाकर खड़े हुए हैं। हमने बहुत सी चीज़ों में मैस किया है, खराबियाँ पैदा की हैं और इतनी संगीन किस्म की खराबियाँ पैदा हो चुकी हैं कि उनकी इस्लाह के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है। पाकिस्तान में बहुत चीज़ें, बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी का अब वो डेमोक्रेसी का मेयार नहीं है जो दुनिया में होता है। हमारे यहाँ डिलीवरी का वो मेयार नहीं दुनिया में होता है, हमारे यहाँ कानून का वो एहतराम नहीं दुनिया में होता है। बाहर बहुत सी खराबियाँ हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब आज के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम से इतना ही, अब कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।